जो पार्वती की तरह सुखी रहो। पुजारी विष्णु प्रसाद जी, आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। आज ही के दिन 25 साल पहले आपके पिता पुजारी शंकर प्रसाद जी ने हम दोनों का मंगल विवाह किया था। उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाओं से हमारे ये 25 साल बहुत सुख शांति से गुजरे हैं। आज इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर आपका आशीर्वाद लेते हुए आपकी खिदमत में ये छोटी सी भेंट अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए, इस भेंट को आरती में डालिए। इस पर मेरा नहीं, भगवान का अधिकार है। आरती में? भगवान को? लेकिन विष्णु प्रसाद जी, ये भेंट तो मैं आपकी सेवा में दे रहा हूँ। आपकी गृहस्थी सुख शांति से चल रही है, वो मेरे कारण नहीं, ये सब भगवान की महिमा है। वाह 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 पुजारी जी, आप धन्य हैं। आज तक मैंने मंदिर में भगवान और भगवान के नाम पर अनगिनत पुजारियों को माल हड़प करते हुए देखा है, लेकिन आप जैसा महान इंसान नहीं देखा। ये देखिए ना, जैसे ये मेरा ड्राइवर शामू है, पिछले 25 वर्षों से बड़ी वफादारी से मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन आज तक इसने पगार बढ़ाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। वैसे ही 25 वर्षों से आप इस भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपने मेरी ये छोटी सी भेंट देने से इनकार कर दिया। वाह! अरे बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी पतली हो रही थी। क्या हुआ? What happened? क्यों थे? एसिडिटी बढ़ गई तो उल्टियां कर रही है। उल्टियां आपकी दवा से? क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये एसिडिटी के कारण थोड़ी हो रहा है, ये तो उसके कारण हो रहा है। अब क्या बताओ इनको। अरे आप नाना बनने वाले हैं। नाना? मैं? बेटी? हाँ? चल बेटी, चल आराम से चल के लेट जा। डैडी, ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो वो तुझे बताती कि लड़कियों को ऐसी हालत में नहीं घूमना चाहिए। आचार, वो जो भी हो, तो काम कर, डॉक्टर ललिता को फोन कर बोलना जल्दी आ जाए। डैडी, उसे फोन करेंगे। बेटी तो बहुत बुद्धि, कोई कभी बात नहीं बनती। चल चल। डॉक्टर ललिता, क्या करता है? अरे तू पहले डिसाइड करे तुझे जाना कहाँ है? ये उधर। हाँ, अजीब हो गया ये। कृष्णा, दूध नाथ, दूध। कृष्णा है कौन ये कृष्णा? ये मेरा होने वाला नवासा। ओह अच्छा अच्छा। अरे बेटी ललिता। बेटी? क्या? डॉक्टर। तेरी बेटी है वो? नहीं, डॉक्टर ललिता। बेटी क्या है? लड़का? ये लड़की? नहीं, मैंने सुना है डॉक्टरों ने कोई ऐसी मशीन इजाद की जिससे पहले ही पता चल जाता लड़का होने वाला कि लड़की होने वाली है। अगर तुम्हारे पास मशीन तो मुझसे मैं मंगवा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ अंकल, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। साधना को ऐसा कुछ नहीं है। रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करने की वजह से एग्जर्शन बढ़ गया है और उल्टी हो गई, बस। गर्भ वगैरह कुछ नहीं है। अचार, दूध। मुझे सबसे पहले खबर किसने सुनाई थी कि मैं नाना बनने वाला हूँ? मेरे ख्याल से शायद मैंने ही बताया था आपको, आपकी दुआ से। मेरी दुआ से? देखिए क्या है जी, जब औरतें उल्टियां करती हैं तो उनका मन खट्टा खाने को करता है, और जब उनका मन खट्टा खाने को करता है तो इसका मतलब उनको बच्चा होने वाला है आपकी दुआ से। मेरी दुआ से? अब मैं तुझे खट्टा खिलाऊंगा, तुझे उल्टियां कराऊंगा, तेरी बीवी की जगह तुझे गर्भ से कराऊंगा। आराम। ये हमेशा गलत बातें करता है। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी दुआ से। मेरी दुआ से? पापा जी। अरे माफ कर दीजिए। चलो अंकल। पापा। अरे ये क्या, इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? क्या बात कर रहे हैं? मैं तो शाम से यही कपड़े पहने हुए हूँ, इसी लिबास में हूँ। ओह, तो शायद मैं ही सपने देख रहा हूँगा। बहुत अच्छे, खड़े खड़े सपने देखने लगे। जाइए, जाके सो जाइए। रोज अकेले सोते सोते बोर हो गया हूँ। तो फिर जाके नौकर के कमरे में सो जाइए। नौकर? छी, उसे क्या काट कर खाऊं? तुम मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझती? देखो ना, तुम्हारे डैडी अपने पैदा होने वाले नवासे के लिए कितना खुश हो रहे थे, उसके लिए नाम भी चुन लिया था। उनकी खुशी के लिए हमारी तरफ से कोशिशें, एफर्ट बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल नहीं, जब तक मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर न बन जाऊं, मेरे लिए आराम हराम है। और फिर मुझे कल के केस की तैयारी भी करनी है। अरे ऐसे केस तो रोज ही लगे रहते हैं, जरा इस केस की तरफ भी ध्यान दो ना। मुझे काम है, प्लीज आप जाइए ना। देखो साधना, इंडियन मैरिज एक्ट नंबर 25 1955 सेक्शन I के तहत अगर पति कुछ चाहे और पत्नी इनकार करे तो ये संगीन जुर्म है, और ऐसी हालत में अगर पति अपनी पत्नी का बलात्कार भी करे तो ये जुर्म नहीं है। डू यू नो दैट? अरे डू यू नो दैट? ओह, ये बात है। इंडियन पेनल कोड की दफा 105 ऑफ 1860 सेक्शन 375 के मुताबिक बलात्कार एक भयंकर जुर्म है। 6 साल की कठिन सजा भी हो सकती है। यू नो दैट? ये कौन सा सेक्शन है? कोई जबरदस्ती का सेक्शन है क्या?
देखो साधना, एक शरीफ आदमी की तरह कह रहा हूँ, इज्जत से बेडरूम में आ जाओ। चलो आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। देखिए, बेकार भटकने वाले जानवरों का काम है बच्चे पैदा करना। इंसान का कोई मकसद होना चाहिए, हर चीज का समय होना चाहिए। आपके जैसे मैं बेकार नहीं हूँ। जाइए। देखो मैं नर्वी दिखा रहा हूँ और तुम हद से आगे बढ़ती जा रही हो। नाउ दिस इज टू मच। आप बहुत बदतमीजी करने लग गए हैं। जबान पर काबू रखो। मैं तुम्हारा पति हूँ, नौकर नहीं, जिसे तुम तमीज सिखा रही हो। तमीज नाम की चीज का आपको एहसास नहीं है, इसलिए याद दिला रही हूँ। ना खुद काम करते हैं, ना दूसरों को काम करने देते हैं। साधना। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको बिना काम किए खा पी कर आराम करने के अलावा आता ही क्या है? बस जब देखो प्यार, मोहब्बत, औलाद, बच्चे। अरे पहले कुछ बनकर तो दिखाइए, मेरे डैडी की फैक्ट्री चलाकर तो दिखाइए, अपने पैरों पर खुद खड़े होकर दिखाइए, तब मैं आपके बच्चे की माँ बनूंगी, समझे? गुड नाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज ए वंडरफुल न्यूज फॉर साधना। साधना को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया गया है। अभी अभी ऑर्डर इशू हुए। कांग्रेचुलेशन मिसेस साधना। मुबारक हो साधना। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। इसी दिन के लिए मैंने दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी थी। मैं आप सबको इस खुशी में शामिल करना चाहती हूँ। अगले संडे को मेरी तरफ से पार्टी होगी और आप सब वहाँ जरूर आएंगे। थैंक यू, थैंक यू। जी देखो कौन आया। नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक। आपका आशीर्वाद। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कैसा गार्ड? मैं एडवोकेट विजय हूँ। वो सब कुछ नहीं चलेगा। जाने देगा वरना नहीं जाने देगा। अरे कमाल के आदमी हो, आप इन्हें नहीं जानते? साधना जी के पति हैं ये। आप आइए सर, ये लो मेरा कार्ड। बदतमीज कहीं का। हाय साधना, सॉरी फॉर द डिले। कितना बदतमीज अंदर गेट पर अंदर आने से रोक रहा था। इस तरह कपड़े पहनकर आएंगे तो जरूर रोकेगा। क्या खराबी है इन कपड़ों में? ओह कम ऑन, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं इस पार्टी में। आपको यहाँ सूट पहनकर आना चाहिए था। किस तरह परिचय कराऊंगी आपका इन लोगों से? हस्बैंड कहकर? हस्बैंड? ओह, हमारे वो कानून पढ़कर घर में बुद्ध का अवतार बनकर बैठे हैं। उस पर पार्टी में सूट पहनना भी नहीं आता। इस तरह कहूँ लोगों से? डोंट आर्ग्यू विथ मी। हेलो, क्यों? साधना बेटी। नमस्ते अंकल। थैंक यू। आइए अंकल। आदाबर से अमृतलाल जी। सुनिए, आप उधर जाकर बैठिए ना, अमृतलाल जी आ रहे हैं। प्लीज उठिए, जाइए। ओह, थैंक्स। साधना, 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 मुझे भूख लगी है। उफ। अरे क्या कर रहे हैं आप? गाना क्यों बंद कर दिया? मैंने गाना इसलिए बंद कर दिया ताकि मेरे दिल के दर्द की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच सके। दर्द? कौन सा दर्द है आपको? क्या तुम्हें एहसास है कि मैंने खाना नहीं खाया अब तक? जी हाँ, आप तो वक्त से पहले ही पार्टी छोड़कर चले आए थे। तो और क्या करता? एक अजनबी की तरफ बैठे हुए लोगों की नफरत भरी निगाहों के नश्तर सहता रहता। आई डोंट अंडरस्टैंड। इसमें नश्तर और अजनबी की क्या बात है? पार्टी हमने अरेंज की थी और हमारा फर्ज था कि हम मेहमानों का ख्याल रखते, उनका स्वागत करते। क्या क्या इस घर में सिर्फ आए मेहमानों की इज्जत की जाती है, अपनों की कोई इज्जत नहीं है? क्या मतलब है आपका? देखो साधना, हम दोनों बचपन के साथी हैं, साथ खेले, साथ पढ़े, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर जाता हूँ। लेकिन तुम अपनी हद, अपनी मर्यादा से आगे बढ़ती जा रही हो। ये बात मेरे बस के बाहर हो गई है। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? जो मेरी पसंद थी, वकालत का पेशा, उसे करने से तो मना कर दिया। अब पति के दर्जे से तो मत गिराओ। तो दर्जे में रहिए, किसने मना किया है? अगर तुम्हारी नजरों में इसे जीना कहते हैं तो मैं वकालत फिर से शुरू कर रहा हूँ। इस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने जा रहा हूँ। इस घर में आपको किस बात की कमी है? इज्जत की कमी है, खुददारी की कमी है। जब तक घर दामाद बनकर रहूंगा, बेशर्मी और बेइज्जती की चोट सहता रहूंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर, रूखी सूखी खाकर इज्जत की जिंदगी गुजारूंगा। अपने पैरों पर खड़े होकर रूखी सूखी खाना आप ही को मुबारक हो। रूखा सूखा खाने की आदत न मुझको है, न मेरे खानदान में किसी को है। समझा? तुम मेरे साथ रूखी सूखी खाकर नहीं जी सकती, तो फिर अमीर घराने की लड़की होकर मुझ जैसे गरीब मामूली लावारिस इंसान के साथ ब्याह क्यों किया? सिर्फ फैशन के लिए?
या मांग में बाजार से खरीदा हुआ सिंदूर भरने के लिए, या समाज में अपने आप को शादीशुदा कहलवाने के लिए? और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरे बाप की कमाई हुई दौलत पाने के लिए? नहीं चाहिए तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, इसीलिए सोचता हूँ इस घर को छोड़कर चला जाऊं। तुम मेरे साथ आओगी या नहीं? पत्नी होने के नाते तुम्हारा हुक्म मानने से पहले मैं अपने डैडी के विचारों को जान लेना जरूरी समझती हूँ। तुम्हें पिता चाहिए या पति चाहिए? दोनों चाहिए, लेकिन दोनों में पहले मेरे पिताजी थे, उसके बाद आप मेरी जिंदगी में आए। 2 कश्तियों में सवार होकर सफर की इच्छा रखने वाले बेवकूफ कहलाते हैं, और सुराख वाली कश्ती में सफर की इच्छा रखने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ कहलाते हैं। ब्यूटीफुल, क्या जबान इस्तेमाल की है। खुले शब्दों में कहे बगैर कितनी आसानी से तुमने अपने दिल की बात कह डाली। मैं एक सुराख वाली कश्ती हूँ, यानी एक निकम्मा इंसान जिसके पास सर छुपाने के लिए ना कोई घर, ना जिंदगी का कोई मकसद। तुम्हारे ही घर में तुम्हारी टुकड़ों पर पलने वाला और जिंदगी की धूप से बचने के लिए तुम्हारी छांव में जीने वाला एक बेगैरत इंसान हूं, यही ना? ऑलराइट साधना, एक दिन यही सुराख वाली कश्ती तुम्हें जिंदगी बचाने वाली लाइफ बोट बंद कर दिखाएगी। तुम जिस घास के तिनके को हकीर समझती हो, वही तिनका एक दिन तुम्हें डूबने से बचाएगा। यह बेसहारा इंसान एक दिन तुम्हें सहारा देगा। यह बिना परछाई का सूखा पेड़, एक दिन इसी सूखे पेड़ पर तुम अपना घोंसला बनाने आओगी। आज 15 अगस्त का दिन हमारे देश की आजादी का दिन है, और आज के इस शुभ अवसर पर हमारे शहर में पूज्य बाबूजी के रास्ते पर चलने वाले त्याग मूर्ति श्री अमृतलाल जी भी मौजूद हैं। अब मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से श्री अमृतलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने शुभ हाथों से पवित्र तिरंगे को लहराएं। मैं एक खूनी हूँ और सेठ अमृतलाल का खून करके आई हूँ। क्या? अमृतलाल जी का खून? हाँ, इसी रिवॉल्वर से किया है। ये मेरे पति का रिवॉल्वर है, जो पनवेल पुलिस स्टेशन में सर्किल इंस्पेक्टर है। हवलदार, बंद कर दो इन्हें। चलो। हाथ छोड़ो। अगर नेक और गरीबों के हमदर्द लोगों का इसी तरह दिन दहाड़े खून बहता रहा तो लोगों को तो भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। कभी कभी तो दिमाग काम नहीं करता है। नमस्ते चौधरी साहब। आइए विष्णु प्रसाद जी, बैठिए। नमस्ते। हम लोग अभी अमृतलाल जी की हत्या का जिक्र कर रहे थे। जब हम लोग का ये आलम है कि ये खबर सुनकर हमारी रूह कांप गई, तो आप पर जाने की बीत रही। आप तो उनके करीबी दोस्त थे, सारे दान धर्म के काम आप ही के हाथों हुआ करते थे। चौधरी साहब, मैं दरअसल उन्हीं की हत्या के केस के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करने आया था। केस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता विष्णु प्रसाद जी। वो हत्यारों तो सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाली है। उसने हजारों लोगों की मौजूदगी में कत्ल किया, उसकी तस्वीरें उतारी की जो अखबारों में छप चुकी हैं, फिर उसने पुलिस में जाकर खुद अपना रिवॉल्वर सरेंडर किया, इकबाल जुर्म किया। ये मुकदमा तो आईने की तरह साफ है। इट्स एन ओपन शट केस। व्हाट डू यू से बेटी? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पुजारी जी, उस लड़की को फांसी होकर रहेगी। मैं उस लड़की को फांसी लगवाने के लिए नहीं, उसे फांसी से बचाने के लिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। जी हाँ, इस केस को लड़ने के लिए कोई वकील आगे नहीं आ रहा है। तो आप मेरे पास चले आए? जी। और ये उम्मीद लेकर कि मैं अमृतलाल जी जैसे इंसान को उनकी मौत के बाद मुजरिम साबित करके उस लड़की को फांसी से बचा लूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धर्म की सेवा करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे, इंसाफ का सर दुनिया में ऊंचा कर देंगे। चौधरी साहब। विष्णु प्रसाद जी, लगता है अमृतलाल जी की मौत के सदमे ने आपका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल होश में हूँ चौधरी साहब। आप अमृतलाल जी के बारे में कुछ नहीं जानते। वो 2 सूरतों वाला इंसान था। देखने में देवता लगता था, लेकिन असलियत में वो गुनाहों का देवता था। पर्दे के पीछे उसकी गोरख धंधे वाली सूरत नहीं देखी आपने चौधरी साहब? पर्दे के पीछे गोरख धंधे वाली सूरत?
वो क्या थी? वो इस वक्त तो मैं आपको नहीं बता सकूंगा चौधरी साहब। कमाल करते हैं आप भी, तफसील तो बताते नहीं हो। कैसे पर्दे के पीछे उनके गोरख धंधे थे, और अगर थे भी तो आज तक आप खामोश क्यों थे? उनके मरने के बाद आपका मुंह कैसे खुल गया? मैं अपनी कमजोरी मानता हूं चौधरी साहब, लेकिन आप मदद करें तो यही नहीं, और भी बहुत सारी सच्चाइयां दुनिया के सामने आ सकती हैं। जी नहीं, ये इतना क्लियर और साफ कत्ल का मुकदमा है कि मैं क्या, दुनिया का कोई भी वकील इस केस को डिफेंस करने से इनकार कर देगा, और जो डिफेंस करेगा उससे ज्यादा नालायक, अहमक और पागल आदमी इस दुनिया में नहीं होगा। आप मेहरबानी कीजिए, जाइए यहाँ से। नमस्ते। ठहरिए पंडित जी, ये केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। जी? पंडित जी, हैरान होने की कोई बात नहीं है। आपने सारी जिंदगी भगवान की सेवा की है। आपकी बातों पर विश्वास करते हुए मैं ये केस अपने हाथ में ले रहा हूँ। आप सच कह रहे हैं बाबूजी? पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं शाम को आकर आपसे मिलता हूँ। धन्य हो विजय बाबू, धन्य हो। आप फिर एक बार साबित करेंगे कि भगवान मजलूम की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी को भेज ही देता है। मैं शाम को मंदिर में आपकी राह देखूंगा। मैं चलता हूँ। विजय, तुम क्या वाकई इस केस को अपने हाथ में ले रहे हो? जी अंकल। लेकिन क्यों? तुम में ये खामखा का जोश क्यों पैदा हो गया? जोश नहीं पैदा हो गया, बल्कि मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि मैं कम दिमाग, पागल, बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बेवकूफ नहीं, बेगैरत होते जा रहे हो। तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि जिस केस को मैं लेने से इनकार कर रहा हूँ, उस केस को तुम हाथ में लेने जा रहे हो। अंकल, आप जिसे हासिल करना चाह रहे हो उसे मैं हासिल करना चाहूँ तो वाकई मैं बहुत बेगैरत हूँ, लेकिन जिसे आप ठुकरा रहे हो उसे मैं हासिल करना चाहूँ, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कल तक मुझसे पूछे बगैर तुम्हें कदम नहीं उठाते थे, और आज तुम्हें अपना अच्छा और बुरा समझने की तमीज तक पैदा हो गई। तुम्हें जिंदगी की राह पर चलना मैंने सिखाया, और आज उन्हीं पैरों के तले मेरी इज्जत को रौंद रहे हो। तुमको जबान मैंने दी, और आज उसी जबान के बल पर तुम मेरे मुकाबले में खड़े हो रहे हो। मैं आपके मुकाबले में खड़ा नहीं हो रहा हूँ अंकल, मैं जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारे ससुर नहीं, तुम्हारे सीनियर की हैसियत से कह रहा हूँ विजय, कि तुम इस केस को अपने हाथ में नहीं लोगे। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत दिनों तक आपका जूनियर रहा, और अब ये जूनियर अपने सीनियर की तरह खुद अपने बल पर नाम कमाना चाहता है। विजय, यू आर गोइंग टू फास्ट, बट स्टडी एंड वेरी स्टडी। देखा आपने इस नालायक पति को, कितना घमंड समा गया इसके सर में। इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया मैंने इसको, और आज इन्हीं हाथों को काटना चाहता है वो। अब आप में इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे डैडी के साथ जबान दराजी करने लग गए? मैं तुम्हारे डैडी के साथ जबान दराजी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सीनियर वकील के साथ बहस कर रहा था, जिन्होंने मुझे बहस करने की तालीम दी। और अगर वो मुझे ये कहें कि तुम अपनी तालीम और लियाकत का इस्तेमाल मत करो, तो ये जुल्म है, और जुल्म के खिलाफ लड़ना हर इंसान का पैदाइशी हक है। क्या वो सिर्फ तुम्हारे सीनियर हैं और कुछ नहीं? अपनी बेटी तुम्हें सौंपकर जिस एडवोकेट चौधरी ने तुम्हें अपना दामाद बनाया, समाज में इज्जत दिलाई, क्या वो चौधरी तुम्हारे ससुर नहीं है, सिर्फ सीनियर है? नहीं, वो मेरे ससुर है, लेकिन जहाँ तक मेरी इज्जत का संबंध है, वो मुझे भीख में नहीं चाहिए। मैं अपनी इज्जत खुद कमाना चाहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ये केस जीतकर आपको इज्जत और शौहरत मिल जाएगी, तो ये सिर्फ आपका वहम है, एक ख्वाब है। फैसला सुनाने वाली तुम हो या जज साहब? हर बात का जवाब देना आता है, लेकिन मेरे डैडी की इज्जत और शौहरत का ख्याल नहीं आता तुम्हें? मेरे डैडी ने तुम्हें पाला, मेरे डैडी ने तुम्हें पढ़ाया, मेरे डैडी ने तुम्हें खिलाया, सारी जिंदगी मेरे डैडी के घर में रहते आए हो, और आज हमारे घर में रहते हुए हमारे पीठ में खंजर भोंक रहे हो। साधना, साधना, मैं गरीब किसी की पीठ पर क्या खंजर भोंक सकता हूँ? अपने लिए तो दो निवाले नहीं खरीद सकता, तो किसी की पीठ पर भौंकने के लिए खंजर कहां से खरीद सकता हूँ? और ना ही ये मेरी आदत है। वैसे भी मैं महसूस कर रहा हूं कि अब मैं इस घर में किसी से निभा नहीं सकता। कदम कदम पर निराश करने वाला माहौल है, और मुझसे इस माहौल में जिया नहीं जाएगा। और इसीलिए आज, बल्कि इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की मान मर्यादा, इज्जत, शौहरत को हिफाजत से इस घर में छोड़कर जा रहा हूं। आज से समझ लो, मैं मशहूर एडवोकेट चौधरी कैलाशनाथ का दामाद नहीं, बल्कि MA LLB एडवोकेट विजय कुमार हूं। अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा। डैडी, 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 डैडी।
रहे हैं। क्यों? कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से नामवर वकील बनना चाहता हूँ। उनको हमारे घर का माहौल घुटन वाला और कदम कदम पर रुकावट वाला लग रहा है। ऐसी? आइए वकील साहब, बैठिए। नहीं अंकल, इतने दिनों तक तो बैठकर ही खाता रहा हूं, अब तो खड़ा होने दीजिए। कहाँ? सड़क पर? जी नहीं, अदालत में। मुबारक हो विजय, तुम्हारे ये मजबूत इरादे जानकर और तुम्हारे ख्यालात सुनकर बेहद खुशी हुई। और यकीन मानो, तुम्हारे इन पुरजोश इरादों के बीच मैं या मेरी बेटी कभी नहीं आएंगे। जाओ, बहुत बड़े वकील बनो, इज्जत कमाओ, नाम कमाओ, दौलत कमाओ। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए खुले रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो विजय, मैं उम्र में और तजुर्बे में दोनों में तुमसे बड़ा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मैंने जोश वाले भी देखे और जोश वालों का अंजाम भी देखा है। जिस मुकदमे के बल पर तुम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, वो मुकदमा एक दिन कुल्हाड़ी बनकर तुम्हारे पैर काट डालेगा और मेरी इज्जत का सर काट डालेगा। तुम्हारा भविष्य और मेरी इज्जत दोनों तुम्हारे हाथ में है, इसलिए जो कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अंकल, आपकी ये नसीहत मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं विजय, डैडी वो गुस्से में जा रहे हैं। आप उन्हें रोकने के बजाय उल्टा जाने को कह रहे हैं। बेटी, जिस इंसान को कभी गुस्सा नहीं आता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। गुस्सा मन का मवाद है, उसका निकल जाना ही बेहतर है। कभी कभी जिंदगी में गुस्सा आता है तो हमेशा के लिए भला हो जाता है, और उसका भला होगा तो तुम्हारा भला होगा। जाने दो इसे, जाने दो।